हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लास्ट वीडियो होगी जो इस सीरीज की द्रव्य गुण पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो भी मेरे पास है मैं इसको शेयर कर दूंगी पीडीएफ को टेलीग्राम पे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे दे रखा है विपाक के बारे में, रस, दोष, फिर प्रमाथी के गुण, अनुपान, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो भी है इसे हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग रीड कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि विपाक की उपलब्धि पे पूछा गया है, शॉर्ट में आ भी सकता है। तो जो शरीर में हम लोग आहार और औषध को ग्रहण करते हैं उसकी जो प्रक्रिया का प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं होता, ऑब्वियसली हम देख तो पाते नहीं है। तो शरीर में होने वाले जो लक्षण उनके कर्मों के आधार पर हम अनुमान के थ्रू, जो अनुमान प्रमाण है उसके थ्रू हम लोग उपलब्धि उसकी होती है कि कैसे क्या हो रहा है। तो मधुर, अम्ल और कटु तीन तरीके के विपाक आपको पता ही होंगे होते हैं। दोष धातु का वर्णन, विकार शांति एवं मल मूत्र की क्रिया से हम लोग इसका अनुमान लगाते हैं। ग्रहण की गई जो औषध है वो विपाक से रोगों के लक्षण में कमी या रोगों की शांति में भी उसका ज्ञान होता है, यही विपाक की उपलब्धि है। बताया गया कि कैसे हम विपाक को जान सकते हैं तो उसके बारे में कि अनुमान प्रमाण के द्वारा। फिर रस एवं दोषों में क्या संबंध, अगर इसकी बात करें तो प्रतिदिन के आहार, विहार एवं क्रिया, क्लाप तथा ऋतु परिवर्तन के कारण दोष क्या होते हैं, वृद्ध या फिर क्षीण होते रहते हैं। इनको बढ़ाने या कम करने के लिए अलग अलग रसों का महत्व, विशेष महत्व बताया गया है। रस हमें पता है 6 प्रकार के हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें से 3-3 रस दोषों को बढ़ाते हैं और 3-3 मिलके कम करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मधुर, अम्ल, लवण कफ वर्धक होते हैं, वात शामक, कटु, तिक्त, कषाय वात वर्धक, कफ शामक, और अम्ल, लवण, कटु की अगर हम बात करें पित्त वर्धक। इसी प्रकार मधुर, तिक्त, कषाय, ठीक है, यहाँ पे हमने याद भी किया था मटके से मटक, तो वो क्या होता है, पित्त शामक। फिर आते हैं द्रव्य गुण शास्त्र फॉर 2 मार्क क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। किसके लक्षण क्या है, तो जिस शास्त्र में आहार एवं औषध रूप से प्रयुक्त सभी द्रव्य के रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि सहित विवेचन किया जाता है उसे हम द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। तो आपने ये श्लोक भी याद किया होगा, द्रव्याणम गुण कर्माणि प्रयोग विविधा ततः सर्व रसोः यत्र वर्तन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही हितम, ठीक है। उसके बाद आपको उत्पत्ति भेद से द्रव्यों का वर्णन भी पूछा जाता है। तो सभी द्रव्य की उत्पत्ति पंच महाभूत के कारण हुई है। तो ये पंच महाभूत की जो प्रधानता है द्रव्यों में वो भी क्वेश्चन आता है। तो सभी द्रव्य क्या है, पंच भौतिक है। फिर अलग अलग बताया, जैसे पार्थिव गुण की वजह से पार्थिव गुण में क्या आएगा कि पृथ्वी महाभूत का लगभग आधा भाग हो तथा आधे जो है वन्य महाभूत से क्या मिलता है, पार्थिव गुण, जो सूखे द्रव्य, खनिज द्रव्य में आदि में देखने को मिलता है। आप पे की अगर हम बात करें तो जिनमें जो जल महाभूत है उसकी विशेषता हो, वो प्रधान हो, तो उसके अंदर ये देखने को। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे तेजस गुण अगर प्रधान है तो जिन द्रव्य में अग्नि महाभूत की अधिकता हो वो तेजस गुण कहलाता है, जैसे कि चित्रक। व्यवहारिक गुण की अगर बात करें, जो वायु की अधिकता है तो उसमें सूखे शाक आ गए, जो आ गई, शामक, इनमें वात प्रधान होते हैं। तो आकाशीय गुण की अगर बात करें तो आकाश महाभूत की प्रधानता की वजह से लघुता आती है, तो तिक्त रस वाले द्रव्य हमने इसमें रखा है। फिर ये द्रव्य का वर्गीकरण स्थान भेद से भी पूछते हैं, तो जलज, स्थलज, वृक्ष, रूप और लेखनीय गण के वर्णन, ये सब आपसे अलग अलग पूछा जाता है। तो जैसे अगर हम पहले स्थान भेद से 3 जलज, स्थलज और वृक्ष, इसमें क्या है, जल में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों को हम जलज कहते हैं। स्थलज में क्या आती है, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषधि 4, जिसमें वृक्ष, रूप और लताएं आती है। वृक्ष रूह में जो वृक्ष पर बांधे के रूप में उत्पन्न होने वाले वनस्पति, जो बेल जिसे हम बोलते हैं, उसे हम वृक्ष रूह की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है वो आपसे लेखनीय गण का वर्णन। तो मुझसे पूछ भी रहे हो कि अभी टेलीग्राम पे भी कमेंट आ रखा है कि जो महाकषाय है उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे गेस करना मुश्किल है, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं तो भृंगनीय, लेखनीय, भेदनीय, इस तरीके के आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेखनीय गण का वर्णन अगर हम करें तो जो द्रव्य अपने प्रभाव से क्या करता है, जो हमारे शरीर में मेद धातु है उसको बहुत जब बढ़ चुकी होती है उसको सुखाकर शरीर को पतला करते हैं, तो वो लेखन कर्म कर रहा है, ठीक है। तो मेद को बाहर निकालने का जो लेखन कर्म है दैट इज लेखनीय गण का वर्णन। तो इसमें क्या क्या आता है, नागर, मोथा, कूट, हल्दी, वचा, अत्सी, कुटकी, चित्रक आदि इसके अंदर आते हैं। मैंने अलग अलग गण के कुछ ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स डाले हो, आप चेक भी कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सामान्य प्रत्ययरब्ध और विचित्र प्रत्ययरब्ध से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम विचित्र प्रत्ययरब्ध की बात करें तो जैसे कि मान लो सृष्टि है, उसके अंदर सब कुछ, सारे द्रव्यों में रस, गुण, वीर्य, विपाक और पंच भौतिक संगठन देखने को मिलता है। तो वाग्भट ने प्रभाव को 2 तरीके से बताया, समान प्रत्ययरब्ध और विचित्र। ये आपको लिखना है, ठीक है। इतनी स्टेटमेंट तो दोनों में ही आएगी, समान प्रत्ययरब्ध पूछे चाहे विचित्र, ये दोनों लाइन आप ऐड ऑन कर दो जिससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाए। फिर आते हैं जहां द्रव्य को बनाने वाले महाभूत एवं उनमें होने वाले रस आदि को बनाने वाले महाभूत का संगठन जब एक ही प्रकार का हो तो वो सामान्य प्रत्ययरब्ध होता है, जिसमें कि अपने रस, वीर्य, विपाक के अनुरूप ही वो कार्य करेगा। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा हो जाए, मतलब जहां द्रव्य के आरंभ महाभूत और द्रव्य के रस आदि के महाभूत क्या है, डिफरेंट है, अपने रस आदि का जस्ट जैसे अगर हमने सोचा मधुर है, ठीक है, तो अपने गुण से वैसे ही वो काम करे, लेकिन उल्टा हो जाए अगर इसका तो वो विचित्र
विचित्र प्रत्यरब्ध होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो गेहूं और जौ दोनों के दोनों क्या है, मधुर रस है, तो उनका गुण क्या होगा, गुरु गुण होगा। तो गेहूं अपने समान प्रत्यरब्ध के कारण क्या करेगा, जो वात है उसका शमन करेगा, क्योंकि मधुर क्या करता है, वात का शामक होता है। जबकि जौ में क्या हो रहा है, विचित्र उल्टा हो रहा है। तो अपने अगर रस की बात करें, रस और गुण से वो वात की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। इसी प्रकार दंती क्या है, कटु रस है, उष्ण वीर्य और कटु विपाकी, तो वो क्या करेगी, विरेचन कर। लेकिन चित्रक भी सेम है, कटु उष्ण और कटु विपाक, लेकिन वो समान प्रत्यरब्ध होने के कारण क्या करे, दीपन कर्म। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई वीर्य उष्ण है, कटु रस है, कटु विपाक है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको दीवन वाचन कर्म, लेकिन यहाँ वो क्या कर रही है, विरेचन दंती। तो यहाँ ये विचित्र प्रत्यरब्ध के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा भी जाता है, जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विवाहीकरण, विकासीकरण, प्रमाथी। ये मैं बार बार प्रीवियस वीडियोस में भी रिपीट कर रही हूँ, इससे बहुत क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको ये तो पढ़ना ही है। फिर आपसे जैसे रस विषयक के ना अलग अलग जो आचार्यों के मत दे रखे हैं कि किसने कौन सा दिया है, तो उसके अनुसार भी पूछते हैं कि रस में से अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैसे यहाँ पे निमि और वायविद इनका मत पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो वैद्य निमि है उन्होंने रस संभाषण में क्या बताया था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय के साथ क्या ऐड करा था, क्षार को भी रस माना था, तो 7 बताए थे। और वायुर्विद ने क्या करा था, वायुर्विद ने 6 ही बताए हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये वाले, ठीक है। वास्तव में ये गुरु आदि गुण होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रस बताया है। फिर विवाही और विकासी पूछा जाता है, तो विवाही की अगर हम बात करें तो जो द्रव्य मैंने आपको याद करवाया था, व से व्याप्त, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाए, तो जो द्रव्य शरीर में प्रविष्ट होकर पूर्वी शरीर को शोषित करने लग जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनका पाक होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, विवाही गुण। ऐसे द्रव्यों को वायु और आकाश महाभूत प्रदिक्ता देखने को मिलती है, और भांग और अफीम इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, प्रमाथी, जो मैंने अभी भी बोला कि आपसे इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा ही जाता है। कर्म के जो टॉपिक्स है उनमें से प्रमाथी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो द्रव्य अपने तीक्ष्ण, कटु गुण और उष्ण वीर्य के प्रभाव से क्या करेंगे, स्रोतों में मल को मतकर, मथना याद रख लो, माथी से, तो मतकर मल को बाहर निकालते हैं, तो वो प्रमाथी कहलाते हैं, जैसे वच और काली मिर्च। फिर एक क्वेश्चन आते हैं वीर्य पे, वीर्य उपलब्धि क्या है, तो वीर्य की उपलब्धि अर्थात ज्ञान, प्रत्यक्ष एवं अनुमान, इन 2 चीजों से हो रहा है। तो चरक में लिखा भी गया है कि वीर्य या अवधि, इसमें लिखा भी गया है वीर्य या अवधि सन्निपात च उपलब्धते, ठीक है। तो इसमें क्या है, त्वचा के संपर्क में जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होता है, कुछ द्रव्यों के वीर्य का ज्ञान शरीर में उसकी उपस्थिति में भी होता है। तो उनके कर्म से हम अनुमान लगाते हैं कि उसका वीर्य कैसा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कर्म कर रहा है तो पोटेंसी उसकी हाई है। तो कभी कभी दोनों में उसकी उपलब्धि कैसे बताइए, कि निपात का ज्ञान हम मरीच प्रयोग से प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं, लेकिन शरीर में अधिवास उपस्थित उष्ण अनुपमास का हम अनुमान लगा रहे हैं कि वो उष्ण है। मरीच का कैसे लगा रहे हैं, निवात एवं अधिवास प्रत्यक्ष अनुमान दोनों के द्वारा हो रहा है, जीवा में टच होती है उसकी उष्णता का ज्ञान हो रहा है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि सप्त पदार्थ, ये भी पूछा जाता है मुझसे, ये एक कमेंट में भी किसी ने पूछा है। तो इसमें क्या आता है, द्रव्य, गुण, रस, वीर्य, विपाक एवं प्रभाव, ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, इनकी डेफिनेशन शॉर्ट में आ सकती है। फिर यहाँ से दशमूल गुण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आता है, पहले हम द्रव्य, गुण, सप्त पदार्थ पढ़ लेते हैं फॉर शॉर्ट। तो जैसे कि द्रव्य, गुण एवं कर्म जिसमें रहते हैं, मतलब द्रव्य में जो आश्रित रहते हैं, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं, पंच भौतिक होता है ये। रस की बात करें तो रसना अर्थ रसः, मतलब जिसको रसना, जीवा के थ्रू हम लोग जिसको ग्रहण कर पाते हैं उसे रस कहते हैं। गुण क्या है, जो द्रव्य में आश्रित रहे, स्वयं तो वो निर्गुण है, निश्चेष्टा वाला है, क्रियाहीन है, वह गुण है। वीर्य की बात करें तो जिस शक्ति, जिसको हम पोटेंसी बोल रहे हैं, जो अपना कार्य द्रव्य जिस शक्ति से करता है उसे हम वीर्य कहते हैं, जैसे शीत, उष्ण, 2 स्वरूप। विभाग की अगर हम बात करें तो एंड, जो पाक है उसका एंड है, मतलब जठर अग्नि के संपर्क में आने से जिस रस की विशेष उत्पत्ति हो, एंड हो, ठीक है, परिणाम मिले, जो हमें मधुर, अम्ल, कटु 3 प्रकार का विपाक बताया गया है। प्रभाव क्या है, जो द्रव्य क्या कर रहा है, समान रस, वीर्य विपाक होने पर जो कर्म उसका द्रव्य का कोई विशेष स्पेसिफिक कर्म, जो प्रभाव कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज आप कर रहे हो, तो दैट इज स्पेसिफिक, विशेष शक्ति भी कहा जाता है, इसको हम प्रभाव कहते हैं। चित्रक और दंती दोनों समान है, लेकिन दंती रेचक कर्म कर रही है, चित्रक नहीं करे, तो उसका प्रभाव है। संयोगश्च विभागश्च कर्म गुणाः, मतलब संयोग और विभाग का जो कारण है, द्रव्य में रहने वाला, कर्तव्य के लिए जानने वाली जो चेष्टा है, दैट इज कर्म। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही थी, दशमूल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे 2 पंचमूल आते हैं, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, इनको मिलाने से जो बनता है दैट इज दशमूल, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद गुणकर्ण की अगर बात करें तो त्रिदोष, अग्न, आम, पाचक, श्वास, काश, शिराशूल, तंद्रा, शोथ में दशमूल हम लोग देते हैं। फिर नेक्स्ट आपको जो यहाँ याद रखना है, आपसे जांगल देश और आनुप देश,
ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है, ठीक है, कि जांगल और आनुप देश के लक्षण बताओ। तो जैसे कि जांगल देश की बात करें तो जिस भूभाग में वृक्ष एवं जल कम हो, वायु अधिक तेज चलती हो, धूप बहुत तेज हो, जांगल देश कहलाता है। यहाँ के मनुष्य जो है उसमें वात और पित्त बहुलता से देखने को मिलता है। यहाँ के द्रव्य कषाय रस, खदीर, धव और विशेष आदि रूप से देखने को मिलते हैं। यहाँ आनुप की अपेक्षा रोग कम होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या बताया गया, उत्तम बताया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कम पत्ती और कांटेदार वृक्ष अधिक होते हैं, जैसे कि शमी, बबूल और नागफेनी आदि। अब नेक्स्ट आता है आपका अनुपान, जिसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में, ये भी पूछा जाता है, तो आपको अनुपान भी पता होना चाहिए। तो औषध के साथ एवं औषध के बाद जो हम लोग तरल, मधु, उष्ण जल, दूध आदि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनुपान। तो ये इसमें लिखा भी जाता है, अनु से पश्चात व पीयते अनुपानम, दोष, रोग व देश तथा औषध की दृष्टि से इसका उपयोग किया जाता है। औषध को यथास्थान पहुंचाने में अनुपान एक माध्यम का काम करता है, एक मीडियम है जिसके थ्रू औषध हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो, तो ये अनुपान कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आता है भेषज काल के ऊपर। उसमें जो हमें 10 काल सुश्रुत ने बताया है, जिसमें आपका मोह, मोह, अधोभक्त, प्रभक्त, ये सारे आते हैं। तो इसमें से एक इम्पॉर्टेंट आता है अधोभक्त। इसका मतलब क्या है, जो औषध भोजन करने के बाद तुरंत ली जाती है उसे अधोभक्त कहते हैं। ये उदान अपान वायु विकार में दी जाती है। औषध सायकाल भोजन के बाद दी जाती है। कफ एवं ऊर्ध्व भाग के जो रोग है उनका शमन होता है। व्यान विकार होने पर दोपहर भोजन के बाद औषध दी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट आता है जो याद रखना है, इसके अंदर द्रव्य के पर्यायवाची जो है उसकी क्या आधार है। तो द्रव्य के पर्याय जो है उसके गुण, स्वरूप, देश, काल, वीर्य, रस, गंध, कर्म, प्रभाव इनकी दृष्टि से दिए गए हैं। जैसे कि मूषाकर्णी, पंचांगुल दैट इज एरन, उसकी उपमा दी गई है। मागधी हमने पिपली को बोला है, द्राविडी हमने एला को बोला, इस तरीके से आपको बताया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट विपाक का तार और तम्य, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो रसों के समान विपाक भी तारतम्य होता है। मतलब गंगाधर तिलक जी ने बोला है, जब रस प्रवर होगा तो विपाक भी प्रवर होगा, रस अवर होगा तो विपाक भी क्या होगा, अवर होगा। तीनों विपाक में तारतम्य जो बहुलता है वो बताई गई है। जैसे मधुर रस का मधुर विपाक उत्तम, अम्ल रस का मधुर विपाक मध्यम, फिर लवण का क्या हो जाएगा, मधुर विपाक अवर। ऐसे ही देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट आपको क्या क्या याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट आंसर, ठीक है, ये शॉर्ट में आता ही है क्या। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या पूछते हैं, रसों की भौतिक निष्पत्ति। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ अभी तक आपने नहीं याद करा है तो इसे रट लो, पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि रसों का जो कार्य है उसको देखकर उसकी गुण की दृष्टि से उनके उत्पादक महाभूतों का हमें ज्ञान होता है। इनके ही सेवन से दोष, धातुओं में जो परिवर्धन होता है उसे हम महाभूत का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट के वर्णन में रसों की निष्पत्ति में महाभूतों की कारकता का वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम मधुर रस चरक के अनुसार सुश्रुत और वाग्भट, तो मधुर अम्ल, यहाँ पे आपका फिर लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय, ये हमें देखने को मिलता है। तो मधुर रस में जल प्लस पृथ्वी, मैंने आपको याद भी करवाया था, फर्स्ट आप याद रख लो जल पृथ्वी, फिर यहाँ पे डायगनली पृथ्वी लिखो और राइट साइड में 3 टाइम्स आपको अग्नि लिखनी है। ये देखो 2 एरी और एक यहाँ पर अग्नि, 3 टाइम्स आपने अग्नि लिखी। फिर क्या करना है आपको, आपने अभी पृथ्वी क्रॉस की थी, बचा था जल, तो जल लिखो, 3 बार वायु लिख दो, ठीक है। फिर जल पृथ्वी फिर से स्टार्ट होगा, पहले पृथ्वी लिखी, फिर जल लिखा, फिर लास्ट में पृथ्वी लिखो, और जो उससे लाइटर है दैट इज आकाश। तो सबसे लाइटर आता है वायु और आकाश तिक्त रस में, ये आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं गुण पे, मंद, तीक्ष्ण और स्निग्ध रूक्ष गुण की कारमुकता के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो शमन करने की शक्ति है वो गुण क्या कहलाते हैं, मंद गुण कहलाते हैं। पृथ्वी जल महाभूत इसमें प्रधान होते हैं, विषम दोषों को शम करते हैं और शरीर में स्थूलता लेकर आते हैं। तीक्ष्ण गुण की बात करें तो शोधन याद रखो, ठीक है। स्निग्ध गुण की बात करें तो जो हमारी क्लेदन शक्ति को बढ़ाते हैं दैट इज स्निग्ध गुण। रुक्ष हमारी शोषण शक्ति वाले होते हैं। तो इतना है, काफी है। फिर आपको यहाँ से जो याद रखना है यही जो मैंने अभी बोला फॉर लॉन्ग आंसर, दिस इज इंपॉर्टेंट। चाहे चरक का याद हो चाहे सुश्रुत का, 10 कालों को औषध ग्रहण में बताया गया है। तो भोजन के पूर्व, भोजन के मध्य, भोजन के पश्चात, बार बार 2 आहार के बीच में, भोजन के साथ, भोजन के ग्रासांतर जिसे बोलते हैं, ग्रास के मिलाकर 2 ग्रासों के बीच में, बलवान बिना भोजन के तथा दुर्बल लघु हितकर औषध ले, ठीक है। श्रेष्ठ अनुपान पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो सामान्य रूप से जो जल,
उष्ण शीत, मधु एवं दुग्ध, औषध के अनुपान रहते हैं। श्रेष्ठता की दृष्टि अगर हम बोले कि वातज के अंदर विकारों में स्निग्ध एवं उष्ण अनुपान, पित्तज में मधुर और शीतल अनुपान, और उसके बाद आपका जो कफज जो है उसमें रूक्ष और उष्ण अनुपान का प्रयोग सुश्रुत ने बताया, यही सर्वथा श्रेष्ठ अनुपान होता है। फिर औषध की प्रकृति अनुसार स्नेह का उष्ण जल बताया है, और रोगी की दृष्टि से कृष के लिए सूरा और स्थूल के लिए मधुओदक। तो ये आपसे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। रोग की दृष्टि से रक्तपित्त में हमने दूध और गन्ने का रस, विष विकारों में हमने शिरीष का क्वाथ श्रेष्ठ अनुपान में रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रसों का औषध प्रयोग क्रम लिखो। तो चरक और वाग्भट ने शरीर में दोषों से उत्पन्न विकारों की शांति के लिए चिकित्सा क्रम में जो हमें रसों के प्रयोग का क्रम बताया है, तो क्या बताया कि कफज व्याधियों में कटु, तिक्त और कषाय रस युक्ति पूर्वक लेने हैं। सर्वप्रथम हमें कटु लेना है, फिर कफ को पिछलता एवं गुरु भाव से क्या करेगा, वो नष्ट करेगा। तिक्त का इसके बाद प्रयोग करना है, मुख का जो मीठापन है वो दूर होगा और कफ का शोषण भी होगा। कषाय रस के प्रयोग से कफ की स्निग्धता नष्ट होगी और निकला हुआ कफ रुक जाएगा। तो ऐसे करके आपको इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट पूछा जाता है, आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू आंसर भी रिकॉल कर सकते हो जो आपको याद हो। तो जैसे संश्लेषण और भेदन कर्ण, इसके अंदर अंतर स्पष्ट करने को आता है। तो जो दोषों को सुखपूर्वक बॉडी से बाहर निकाले उस द्रव्यों को हम संश्लेषण कर्म वाले कहलाते हैं। जैसे कि इसके अंदर अति मृदु एवं अति तीक्ष्ण ये नहीं होंगे, ठीक है। कैसे कि अगर इसकी बात करें तो मृदु की अपेक्षा कुछ तीव्र क्रिया होगी, अतः पक्व एवं अपक्व दोनों दोषों को जो बाहर निकालता है वो संश्लेषण कर्म में आता है। तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। स से याद रखो सुखपूर्वक, ठीक है, ना ज्यादा तीक्ष्ण ना ज्यादा मृदु, बीच के मॉडरेट। तो मृदु की अपेक्षा क्या होंगे, तेज होंगे, तीव्र कार्य करेंगे, और क्या करेंगे, पक्व एवं अपक्व, ये दो यहाँ याद रखो, अपक्व एवं पक्व, ये चीजों को बाहर निकाल देंगे दोषों को, ठीक है। फिर भेदन क्या करते हैं, तीक्ष्ण विरेचक होता है, इसकी क्रिया भी तीव्र होगी। ये आंतों में दहा एवं मरोड़ के साथ पतला मर बाहर निकालते हैं, जैसे जयपाल, स्नूही, इंद्रियायण और त्रिवृत। नेक्स्ट आता है फिर से जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, महाकषायों में ही जो मूत्र विरेंजनीय द्रव्य है उनके बारे में भी आता है, ठीक है। तो ये भी पूछते हैं। अष्टवर्ग के प्रतिनिधि, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, आपको ये याद भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंच पल्लव फॉर वेरी शॉर्ट अगेन, फिर पंचवल्कल, इन दोनों में बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो यहाँ पे कि रटना है, ठीक है। फिर आपका आता है शारंगधर उक्त भेषज काल, ये आपसे बेसिकली ना भेषज में मेंशन करके पूछते हैं फॉर भेषज कल्पना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मूत्र विरेंजनीय द्रव्यों की क्रिया क्या होती है, जो द्रव्य मूत्र का जो वर्ण है, विरेंजनीय से याद हो जाएगा, उसके जो विकृत वर्ण को प्राकृत वर्ण की अवस्था में लेकर आते हैं, जैसे कि नलिन, कुमुद, शतपत्र, मुलेठी, प्रियंगु, धाई के फूल शीत वीर्य वाले होते हैं और पित्त के कारण मूत्र में विकार उत्पन्न होते हैं, और ये उनको शांत करके प्राकृतिक वर्ण में लाते हैं। तो दैट इज मूत्र विरेंजनीय द्रव्यों की क्रिया, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अष्टवर्ग के जो प्रतिनिधि है, अगर हम उसकी बात करें तो अष्टवर्ग के प्रतिनिधि में क्या आता है, तो अष्टवर्ग का प्राप्त होना कठिन होना, इसके स्थान पर प्रतिनिधि द्रव्यों को हम लोग यूज करेंगे। जब वो हमें मिल ही नहीं रहे द्रव्य, तो हम उनके रेप्लिका एक तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि जीवक और ऋष्वक का विदारी कंद, मेधा महावेदा का शतावरी, काकोली शीर काकोली का अश्वगंधा और रिद्धि वृद्धि का वाराही कंद। तो आप ऐसे याद रखो, वृद्धि में वार है और वाराही कंद में भी वार है, ठीक है। काकोली शीर काकोली, तो आप ऐसे थोड़ा बड़ा वर्ड है तो अश्वगंधा ऐसे याद रखना। मेधा मेधा लड़कियों के नाम लग रहा है तो शतावरी, और जीवक ऋष्वक में विदारी कंद। नेक्स्ट आता है पंचवल्कल और पंच पल्लव, ठीक है। तो देखो आम, जामुन जो खट्टी चीज है, बीजपुर, कैद, बिल्व, ये 5 के पत्ते जो मिलते हैं इकट्ठे हम लोग लेते हैं, तो इनको पत्तों से याद रखो पल्लव। तो पंच पल्लव, और खट्टी चीजें क्या, आम, जामुन, कैद, बीजपुर और बिल्व। फिर नेक्स्ट आता है इनका उपयोग गंध कर्म के लिए किया जाता है, अर्थात दुर्गंधता को नाशक ये होते हैं, तो उसके लिए हम इस बैड स्मेल और बैड ऑर्डर के लिए यूज कर रहे हैं। गुणकर्म की दृष्टि से इनका जो रस है वो कषाय गुण, लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण और विपाक कटु देखने को मिलता है। पंचवल्कल की अगर हम बात करें तो उनका क्या है, जिनमें चरक ने वट, गूलर, पीपल, फिर उसके बाद आपका पिलखन और उसके बाद आपका कपितन, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें सुश्रुत की, उन्होंने मधुक लिया है और वाग्भट ने वेतस लिखा है। तो इस तरीके से जो 5 मिल रहा है इसको हम पंचवल्कर कह रहे हैं। ये क्या है, कषाय, तिक्त, गुण और लघु रुक्ष, वीर्य शीत, दोष कर्म, पित्त, कफ, रक्त शामक और कर्म की दृष्टि से वर्ण, योनि, रोगहर, मेदोहर, शोधहर और ग्राही, भग्न, संधान और विसर्पर होते हैं। शारंगधर उक्त जो हमारा भेषज सेवन काल, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे सूर्योदय, उसके बाद क्या है, दिन के भोजन से पूर्व, सायकाल के भोजन के ग्रास के साथ, ग्रासांतर, अधोवक्त में, मुहुर्मुहु, और उसके बाद क्या दिया जाता है, निशा काल में, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो सूत्र है, दंती रस आदि हुए तुल्यापि, मतलब
प्रभाव का वर्णन करते हुए वाग्भट ने क्या स्पष्ट करा है? द्रव्य को बनाने वाले क्या है? पंच महाभूत, रस, वीर्य, विपाक आदि कर्म। इनसे जो बनता है, जो विचित्र संगठन, उनके द्रव्य अपने रस आदि के अनुकूल कार्य जब नहीं करते तो इसीलिए इसको विचित्र प्रत्यरब्ध कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एक दंती मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, वही आपको यहाँ लिखना है। फिर आता है प्रशस्त भेषज, अगेन फॉर शॉर्ट। ठीक है, तो क्या है? जो औषध आरोग्य को बनाए रखे और उसका निवारण करे उसको हम प्रशस्त भेषज कहते हैं। ये आपको श्लोक भी याद होगा, तदेव युक्तम भेषज्यम यदा आरोग्यम कल्पते सच्चा भेषजम श्रेष्ठो रोग भयो या प्रमुच्यते। ठीक है, तो क्या है? बहुलता से मिले, या फिर बहुकल्पम वाला जो श्लोक है वो भी आप इसमें लिख सकते हो। बहुलता, योग्यता, अनेक विध कल्पना के कारण और संपत होने के कारण जो भेषज है वो श्रेष्ठ बताई गई है। जो औषध क्या मिले? आसानी से, बहुत सारे गुण वाली, बहुत आसानी से मिल जाए, दैट इज बहुलता। योग्यता, जो दोष आदि का विचार में दी गई है और योग्यता उसमें इतनी हो कि वो रोगों को समूल नष्ट कर दे। अनेक विध कल्पना, अलग अलग वटी, चूर्ण, क्वाथ, फांड तरीके से हम इसको फॉर्मुलेट कर पाए। और संपत, जो अपने गुणों में क्या हो? युक्त, स्वच्छ, जगह उत्पन्न होने वाली, उत्तम मानी गई है। अगेन द्रव्यों का योनि भेद से वर्गीकरण पूछा जाता है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो योनि भेद से द्रव्यों को 3 वर्ग में विभाजित करा जाता है: जांगम, औद्भिद, भौम। ठीक है, जीवधारियों को जो चलने फिरने में उनको जांगम, जो वनस्पति रूप में मिले वनस्पति, उद्भिद कहा गया है, और भूमि खनिज रूप में मिले उनको भौम बोला गया है। तो जांगम, औद्भिद, पार्थिव क्या है? प्राणियों में मिलने, जैसे दूध, घी, मधु, कस्तूरी और गौरोचन। ठीक है, औद्भिद आहार द्रव्य जो हो गए, और पार्थिव में पारद, गंधक एवं समस्त धातु जो आते हैं वो। फिर आते हैं फिर से 4 प्रकार का बताया गया, जिसके अंदर उत्पत्ति स्थान से जांगम में क्या आएगा? जरायु, अर्णव, स्वेदज और औद्भिद। फिर से फर्दर बताया गया वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे औषध। तो अगर हम बात करें जांगम की, तो जरायु से उत्पन्न प्लेसेंटा से होने वाले जैसे मनुष्य, पशु, अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्पिप्लिका, स्वेद से उत्पन्न होने वाले मेंढक और विरूभवटी, और उद्भिज क्या है? जो पृथ्वी को भेदन करके उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद औद्भिद की बात करें तो वनस्पति जो अदृश्य पुष्प वाले होंगे, ठीक है, जैसे कि वट, गुलर और पीपल। वानस्पत्य, ठीक है, फल और फूल दोनों, जो ऐसे याद रखो बड़ा वर्ड है वानस्पत्य, तो इसमें 2 चीजें आएंगी, 2। ठीक है, तो फल प्लस फूल, तो यहाँ पे ये हो गया वानस्पत्य। विरुद्ध लताओं और गुल्म को बोलेंगे, और औषध जैसे कि गेहूं, ज्वार और फल पकने को नष्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे याद रख, यहाँ पर फिर अगेन आपको कुछ दशमनि गण जो है उसमें भृंगनीय, बल्ले, रसायन और वृक्ष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग रीड करते हैं, जो द्रव्य शरीर में स्थूलता उत्पन्न करते हैं उसको हम भृंगण कर्म कहते हैं, अर्थात शरीर को पुष्ट करने वाले द्रव्य भृंगण कहलाते हैं। घी, दूध, मिश्री, मांस, काकुल्य आदि गण के द्रव्य, इनको संतर्पण कर्म की वजह से संतर्पणीय भी कहा जाता है। बल्ले की बात करें तो जो द्रव्य शरीर को बल प्रदान करे, धातु और ओज को बल प्रदान करे, जो बल्ले कहलाते हैं। शतावरी, मसूली, उसके बाद मूसली, उसके बाद दूध, स्नेह, मांस आदि बल्ले हैं। वृक्ष्य, जो द्रव्य दुर्बल व्यक्ति का जो शुक्र है उसकी वृद्धि कर देते हैं, बैल के समान या घोड़े के समान जो वाजिकर बना देते हैं, उनको हम लोग वृक्ष्य कहते हैं। रसायन आपको बताया होगा, लव, पयुष, स्तनम, रस आदिनम रसायनम, जो द्रव्य रस, अग्नि तथा स्रोतसों को बल प्रदान करे, शरीर का पोषण करे, उन्हें हम रसायन कहते हैं। समस्त धातुओं का पोषण, संतर्पण, ओज वर्धन आदि कर्म करने के कारण दीर्घम आयु, स्मृति, मेधम, आरोग्यम, तरुणम, वयः, देह, इंद्रिय बलम परम, ये वाला आपको जो श्लोक है रटा होगा। शीलाजी तमिल की वचा नागबला। नेक्स्ट आता है विरुद्ध आहार का दुष्परिमाण। फिर आपका चरक जो जीवनीय गण है उसके द्रव्य, सुश्रुत के जो वचा आदि गण है उसके द्रव्य, अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन और अधोभागर कर्म के बारे में परिचय। तो देखो, विरुद्ध आहार का दुष्परिणाम की अगर हम बात करें तो जो विरुद्ध आहार हमें बताए गए, जो ऋतु के अनुकूल ना हो, जो पात्र अनुकूल ना हो, जो कांसे के गुण वाला हो, तो मतलब इस तरीके के जो विरुद्ध हम लोग सेवन कर लेते हैं, जैसे कि मात्रा विरुद्ध हो सकता है कि मधु और घी जहर बन जाता है, दोष के अनुकूल नहीं है। मात्रा के ना तो 8 प्रकार का मैंने बताया था आपको विरुद्ध आहार होता है। तो इससे अलग अलग रोग क्या होंगे? विसर्प, अंधापन, नपुंसकता, फिर उसके बाद आपका मूर्छा, आदमान, अम्लपित्त, ये सभी मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। फिर आते हैं जीवनीय गण, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद भी होगा। जीवनीय गण में क्या आएगा? जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, मुलेठी, ये 10 द्रव्य जीवनीय गण में आते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की जो क्षीणता है उसको सही करके, उसको बल दे के, उसको भृंगण कर्म करके उसको जीवन प्रदान करते हैं। जो जीवन के लिए हितकर है उनको हम जीवनीय कहते हैं, और मधुर स्कंद के अतिरिक्त आते हैं। फिर आते हैं सुश्रुत, उक्त, वचादि गण। ठीक है, तो वचादि गण में क्या आएंगे? 6 द्रव्य आएंगे: वचा, मुस्तक, अतीसी, हरड़, देवदारू, नाग, केसर। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट,
अनुलोमन, संश्लेषण, भेदन और अधोभागहर कर्म क्या होते हैं? दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अनुलोमन की बात करें तो जो द्रव्य वात नाड़ियों को, मलभूत वायु पेशियों को प्रभावित करके, मल का भाग करके मल आदि को जो सुखपूर्वक बाहर निकालते हैं उसे हम अनुलोमन कहते हैं। 4 प्रकार से बताए गए: वात अनुलोमन, कफ अनुलोमन, दोष अनुलोमन, मल अनुलोमन। ठीक है। फिर इसके अंदर हरड़, मध्य, उसके बाद आपका हींग, रवानी, कटु, गंध द्रव्य आते हैं। भेदन, जो शक्ति, जो द्रव्य अपनी कर्म शक्ति से पिंड रूप, ये याद रखो, इस मल को, जो गुल्म को तोड़कर कफ एवं वात को बाहर निकालता है, भेद करके जो बाहर निकालता है भेदन क्रिया से, उसको हम कुटकी इसका एग्जाम्पल है। संश्लेषण अभी भी बताया, जो द्रव्य चिपके हुए मल को बिना पकाए, ठीक है, आधा पका हुआ या बिना पकाए हुए जो बाहर निकालेगा उसे हम संश्लेषण कर्म कहते हैं। आयरन, तेल और अम्ल ताज इसका एग्जाम्पल है। फिर आपको ये याद है, संयोगी च विभागेश किसका एक कर्म के लक्षण का श्लोक है। तो संयोगी च विभागेश कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म अन्य न अन्य अपेक्षते। ठीक है। तो इसमें जो संयोग और विभाग से स्वतंत्र रूप का कारण बनता है, द्रव्य में आश्रित रहता है, उसे हम कर्म कहते हैं। संयोग विभाग के बिना कोई काम नहीं होता। संसार में एक शरीर का दूसरे में परिवर्तन होना जो द्रव्य करते हैं, तो द्रव्य आश्रित इसे कहा गया, इसी को हम कर्म कहते हैं। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, तो वल्ली पंचमूल, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जिसमें विदारी, सारीवा, रजनी, गिलोय में श्रृंगी 5 द्रव्य बताए गए। भागवत ने क्या करा, सुश्रुत के समान निशा का रजनी के स्थान पर प्रयोग लिखा है, जबकि हल्दी लता नहीं होती। कुछ विद्वानों ने मंजिष्ठा का भी लिखा है। फिर आते हैं, हमें जो याद रखना है, संग्रह प्रयोज्य अंग अनुसार। तो चरक ने जैसे मूल, सार, शाल, गोंद, नाल, स्वरस, कोमल पत्तियां, क्षार, दूध, जो भी फल फूल, इन सबका संग्रह बताया। जैसे वर्षा एवं बसंत में क्या बताया, शाखा तथा पत्र का ग्रहण। ग्रीष्म और शिशिर में मूल, शरद में छाल, कंद और दूध का संग्रहण करना है। सार जो है वो हेमंत में। ठीक है, इस तरीके से आपको बताया गया। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट, अलग अलग रसों के उसमें कौन से महाभूत प्रधान है। जैसे कषाय रस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वायु, पृथ्वी महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे आपको लिखना है, उसके गुण भी। फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है, जो ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट अगेन। ठीक है। तो क्या है, रस और विपाक में 5 पॉइंट्स आपको लिख कर आना है, 5 नंबर में ये आ सकता है। तो रस इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है दैट इज रस, और विपाक जो परिपाक के स्वरूप जो ज्ञान होता है दैट इज विपाक। इसका तुरंत ज्ञान होता है और इसका पाचन के बाद। ये रस स्थानिक कर्म पे काम करता है और ये सर्वदैहिक काम करता है। रस का कर्म शरीर एवं मन दोनों पे होता है और इसका कर्म सिर्फ शरीर पे होता है। साक्षात ज्ञान होता है और ये जो ज्ञान का कर्म है वो परोक्ष रूप में होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, नाड़ी वह संस्थान पर जो द्रव्य काम करे उनके बारे में लिखो। तो जो द्रव्य नाड़ी की गति, संज्ञा, चेष्टा आदि पर कार्य अपना प्रभाव दिखाते हैं, वो नाड़ी व संस्थान पर कार्यकारी होते हैं। अपने कार्य अनेक दृष्टि से करते हैं। बुद्धि बढ़ाना, संज्ञा स्थापन, निद्रा शमन, निद्रा जनन, वेदना दूर करना, आक्षेप दूर करना, संज्ञा एवं चेष्टा व नाड़ियों को उत्तेजक, उत्तेजना शमन करना। उदाहरण, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गिलोय, स्वर्ण, रजत, मंडूक पर्णी, ये सारी क्या कहलाती है, मेध्य ड्रग्स। फिर अहिफेन, धतूरा, विज्या, मध्य और मादक है। फिर वचा, जटामांसी, ब्राह्मी, गुगलू, हींग, ये संज्ञा स्थापक है। मध्य अहिफेन, उसके बाद आपका विज्या, पिपली, मूल, उसके साथ गंधा, निद्रा लाने वाले हैं, तो ये निद्रा शामक है। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए, इससे पूछा भी जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो याद रखना है, जैसे लवण रस दीपन कर्म करता है, उसके बारे में लिखो क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें जल और अग्नि महाभूत होते हैं प्रधान। फिर अग्नि के कारण दीपन कर्म उसका स्वाभाविक है और अग्नि तत्व जो है वो उष्ण गुण वाला होता है, तो अग्नि को तीक्ष्ण भी बोलते हैं। फिर इसी कारण ये पाचन और दीपन कर्म कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आस्थापन के बारे में अगर हम पढ़े तो जो द्रव्य शारीरिक दोष को, विशेष रूप से वात दोष को संशोधित कर शरीर में स्थापित करे वे आस्थापक कहलाते हैं। ये द्रव्य दोष संशोधक भी होते हैं, अतः इसका प्रयोग आस्थापन बस्ती में भी किया जाता है। इससे शरीर क्या है, निर्मल, दोष और धातुओं की गति साम्य, विशेष रूप से वात रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। अरणी, पाटला, पुनर्नवा, यव, कुल्थी, मदन फल, गिलोय आदि इसके कर्म कारक द्रव्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं परिमाण विकार। ठीक है। परिमाण प्रकार और उसकी व्याख्या। तो जिस गुण द्वारा वस्तुओं का जो हम मापतोल करते हैं उसे हम परिमाण कहते हैं। तो अलग अलग बताए गए। जैसे व्यवहार में मापतोल प्रमुख साधन 3 बताए गए। पोत्वमान, जिसमें तोलते हम। ठीक है। तो जो तुलना द्वारा या तुला द्वारा जो तोला जाता है। फिर उसके द्रव्यमान, दैट इज ठोस या द्रव्य का आयतन मान करना। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आयमान, जिसके अंदर हम लंबाई का मान करते हैं। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए। फिर वीर्य के बारे में अगर हम पढ़े तो द्रव्य की शीत उष्ण आदि जो क्रिया द्रव्य के
द्वारा होती है उसे वीर्य की शक्ति भी कहा जाता है। किसी द्रव्य की शक्ति को हम क्या कहते हैं? वीर्य। बस इतना याद रखो। कोई भी द्रव्य बिना वीर्य के कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो सारी क्रियाएं वीर्य से ही संपन्न होती है। चरक ने इसके 8 गुण बताए हैं, मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण और शीत। सुश्रुत ने 2 ही बताए हैं, शीत और उष्ण। सभी द्रव्य शीत या उष्ण होते हैं। द्रव्य की शीतता और एवं उष्णता की क्रिया ही उनका विशेष शक्ति वीर्य कहलाती है। जो आपका आता है जैसे प्रभाव जन्य कर्मों का वर्णन करो, तो ये भी वही मैंने पहले बता दिया आपका, जिसमें हमने 2 अलग से पढ़े थे, समान और विचित्र, वही इसमें लिखना है। फिर एक अगेन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यम पंचमूल। तो इस पंचमूल में वाग्भट ने जो वर्णन करा है 5 प्रकार के, बला, पुनर्नवा, एरंड, बुधकपर्णी और माशपर्णी। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है 5, ठीक है। गुण कर्म वातहर, कुछ उष्ण सरगुण युक्त होते हैं। वात कफहर, लघु और मधुर रस, मधुर विपाक एवं शीत वीर्य होते हैं। ग्राही और स्तंभक, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट डिफरेंस, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लो, ठीक है। ग्राही क्या है? जब उष्ण वीर्य एवं अनुलोमन होता है। अहिफिन, जायफल, बिल्व, जीरा, सौंठ, ये अग्नि, दीपत्कर और आम पाचक होते हैं। अपनी उष्णता से द्रव भाग का क्या करेंगे? शोषण करेंगे, जिसमें मल का बंधन होता है। ये आम पाचक पक्वाशय में वात का शमन भी करते हैं। स्तंभक क्या करेंगे? रुक्ष, कषाय, शीत वीर्य वाले। तो आंत्र में जो वात की वृद्धि, द्रव भाग को सुखाना, कषाय रस के कारण धातु संकोचक, पाचन विकृति से होने वाला अतिसार में से प्रयुक्त किया जाता है। धात की कुटा, जहीफेन, इसके क्या है एग्जाम्पल्स, ठीक है। अभी हमने संज्ञा स्थापन पूरा पढ़ लिया है, अनुपान हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो याद रखना है यहाँ पे, ये तो अग्निमांद्य आदि रोग, वात विकार होने की संभावना, अति योग से पित्त का प्रकोप, आयोग से तो अग्निमांद्य और वात विकार, अति योग से रक्त वृद्धि, तृष्णा, मूर्छा, संताप, मास, क्रोध, कुष्ठ, विष, शोफ, दंत रोग, इंद्रिय विकृति, बलि, प्रलीत, खलित्य, अम्ल पित्त, रक्त पित्त, वात रक्त, इंद्रलुप्त, ये सारे रोग हो जाते हैं। फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट अंदर क्या है, त्रिजात में क्या क्या आता है? दालचीनी, इलायची और तेजपत्र। इसमें हमने ये तीनों सुगंधित है, इसमें नाग केसर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? चतुर जातक। तो दालचीनी, इलायची और तेजपत्र में नाग केसर ऐड करके बन जाता है ये, और मुख दुर्गंधनाशक होता है। फिर आपका नेक्स्ट जो यहाँ से प्रमाथी गुण हमने पढ़ लिया पूरा। फिर यहाँ से लेखनीय भी पढ़ चुके हैं। के अंदर पाचनीय और दीपनीय में क्या डिफरेंस है? जो द्रव्य जठर अग्नि दीपित करेंगे उन्हें हम प्रदीपक, दीपक और दीपनीय कहते हैं। जो द्रव्य अग्नि है स्वभाव के हो, कटु, अम्ल, लवण, तीक्ष्ण, उष्ण गुण वाले हो, आधुनिक दृष्टि से ये आमश्यक जो स्राव है उसको बढ़ाएंगे। मुखगत नाड़ी उत्तेजक, आमश्य शीर्ष भाग में उत्तेजक, अग्नि को सिर्फ दीपित करेंगे तो वो कहलाएंगे दीपनीय, जिनकी पाचन क्रिया पे कोई रोल नहीं है, पाचन नहीं कर रहे हैं आहार का, सिर्फ दीपन क्रिया, अग्नि को, जठर अग्नि को प्रदीपित कर रहे हैं। शोथर गण में आपके मेनली क्या क्या आते हैं? जैसे कि आपके अधा पुष्पी, पुनर्नवा, बिल्व, वन, हरिद्रा, ये सब इसके अंदर आते हैं, जो वात तथा कषाय रस के कारण, पित्त तथा रतिक्त रस के कारण कफ का क्या कर रहे हैं? शमन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अष्टविध वीर्यवाद के बारे में पढ़े। अगर चरक ने यद्यपि द्विविध बताया है, वीर्य को भी माना है, लेकिन अष्टविध वीर्यवाद मेनली इसने माना है, ठीक है। इसमें शक्ति मात्र वीर्यवाद को मान्यता दी है। सुश्रुत और वाग्भट ने भी अष्टविध वीर्यवाद का वर्णन किया है, किंतु उन लोगों ने गुरु आदि 20 गुण को ही 8 में चयन कर दिया। जैसे चरक ने अष्टविध क्या माना है? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष और शीत, ठीक है, ये याद रखो। फिर इन सब का वर्णन किसने किया? सुश्रुत ने। और इनका किसने किया? वाग्भट ने। फिर नेक्स्ट यहाँ से ये भी कर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी पूछते हैं। तो अर्शोग्नि पूछते हैं, वर्ण्य पूछते हैं, और कृमग्नि मेनली बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको रटना है। अगेन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं, जैसे मैंने विवाह विकास भी बताया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो अभी हम इसे पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले एक बार वो देख लेते हैं। बस ये बता दिया, पंचभौतिक संगठन पे शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। महाकषाय ऐसे पूरा भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में दे दिया। फिर उसके बाद आरम सामर्थ्य। नेक्स्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट देखिए, पंचतिक्त, दशमूल के गण, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार द्रव्य फॉर लॉन्ग करार, दशमूल के गुण कर्म। फिर यहाँ से ये आपने पढ़ लिया, औषध सर्व उत्तम भेषज के गुण, ही तो हो चुका, प्रभाव हो चुका। फिर यहाँ से हमें और पढ़ना है ये शॉर्ट, अगेन हो गया, आत्मगुण फॉर शॉर्ट। फिर और हमें क्या पढ़ना है? अच्छा क्वेश्चन कंटक पंचमूल से शॉर्ट का आता है। पंचकोल, अनुपदेश के लक्षण, त्रिजात चतुर्जात हम पढ़ चुके। प्रभाव फिर से अगेन लॉन्ग, बार बार प्रभाव पे ना बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, प्रभाव बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ठीक है। प्रभाव पे आपका सामान्य विचित्र तो पूछते ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन त्रिफला से भी बनता है, यही वाला हम पढ़ेंगे अभी। फिर एक षडउष्ण गुण कर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। छेदन भेदन हम पढ़ चुके हैं, बट इसमें हम डिफरेंस शॉर्ट में भी रीड करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, हो चुका ये मतकारी पढ़ लेंगे। गुण कर्म का वीर्यवाद में स्पष्ट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट।
यहाँ पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा प्रभाव पे, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, तो वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आत्मगुण की अगर हम बात करें तो 41 गुणों का आयुर्वेद में चरक ने वर्णन करा है, जो कि आध्यात्मिक जो गुण है जिसे हम 6 टोटल मानते हैं, जिसमें बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रियतम, ये सारे आपके आत्मगुण है। ऐसे आपके परादि गुण और गुरु आदि गुण जो 20 होते हैं, 10 होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो गुण से लॉन्ग क्वेश्चन यही बन सकते हैं, शॉर्ट में भी इससे यही आते हैं। तो यहाँ पे 6 गुण आपको याद रखने हैं, जिसको रट लो: बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और प्रियतम। ठीक है, ये सारे आत्मगुण, आध्यात्मिक गुण भी कहलाते हैं। इसका उपयोग हम चिकित्सा की दृष्टि से सदाचार, मानसिक रोगों के अंदर, प्रज्ञा अपराधजन्य विकारों में भी करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अवस्थापाक और निष्ठापाक पर। अगर हम इसकी बात करें तो पहले अवस्थापाक होता क्या है? जो आहार है उसका कंप्लीट जब सार बनने से पहले वो 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रथम अवस्था मुख में जो हम क्लीन आर्ट को करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्लेदन होता है, कफ का संयोग होता है। द्वितीय अवस्था में जब वो पश्चिमा नामाशय में पित्त से मिल जाता है तो अमल रूपी हो जाता है। तीसरी अवस्था में पक्वाशय में पहुंचकर वायु द्वारा वो पिंडित भूत आकार का हो जाता है। और आहार परिपाक की 3 अवस्थाओं का परिवर्तन प्रपक होने को ही हम अवस्थापाक कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है? निष्ठापाक जो होता है दैट इज आहार का जो अंतिम सार का भाग है, दैट इज निष्ठापाक। ठीक है, ये परोक्ष होता है, धातु पोषण अनुमान से ज्ञात होता है, शरीर एवं मानसिक प्रभाव वाला होता है। और यहाँ पे जो 3 अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है वो अवस्थापाक है, प्रत्यक्ष है। उसके प्रपाक की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण का ज्ञान होता है और इसका केवल शारीरिक प्रभाव होता है। नेक्स्ट यहाँ पर याद रखना है अर्शगुण जो गण है उसके में क्या होगा, तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर जो आपके द्रव्य आते हैं, कुटज, बिल्व, चित्रक, अतिविषा, हरड़, धन्य व्यास, और उसके बाद आपका दारू, हरिद्रा, नागकेसर आदि, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से जो याद रखना है अभिसंधि। ठीक है, तो जो द्रव्य प्रयोग करने पर दोष धातु मल के स्रोतसों में क्लेद उत्पन्न कर उन्हें अवरोध करते हैं, गुरुता लाते हैं, उसे अभिसंधि कहते हैं। जैसे दही, मांस, फाणित, जो द्रव्य गुण की दृष्टि से पिच्छल, स्निग्ध, गुरु और मंद होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? अभिसंधि द्रव्य। फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पे द्रव्य संग्रह और नक्षत्र का संबंध भी बताया गया है, तो वो आपको याद रख सकते हो। तो कुछ ग्रंथों में आचार्यों ने औषध द्रव्य संग्रहण में नक्षत्र जैसे कि पुष्य, अश्विनी, मृगशिरा नक्षत्रों में द्रव्य संग्रह करना चाहिए। चंद्रमा को औषधीय भी कहा गया है। पुष्य एवं मृगशिरा उसमें स्वामी बताया गया था। उस काल में जो औषधि रस युक्त होती है वह अच्छी बताई गई। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार, अतः उस समय औषधि अधिक गुण वाली मिलती है। फिर आत्मगुण हमने पढ़ लिया। अब जीवन पंचमूल की अगर हम बात करें तो अभीरु, वीरा, जीवंती, जीवक, ऋष्वक, इन 5 के संग्रह को जीवन पंचमूल कहते हैं। ये गुण कर्म की दृष्टि से चक्षुष्य, वृष्य और जीवनीय, वात, पित्त, शामक भी होती है। कंटक पंचमूल की अगर हम बात करें तो कर्मर्थ, गोखरू, सैर्यक, शतावरी, हिंसरा, ये 5 कांटों वाले जो द्रव्य हैं, इनके मिश्रण को हम कंटक पंचमूल कहते हैं। और यह पंचमूल पक्वाशी, शोधक, कफ, वातहर, तिक्त, मधुर रस एवं मधुर विपाक वाला होता है। ये रक्त पित्तर, त्रिविध शोथ में प्रमेय, शुक्र दोष और बल्य एवं रासायनिक होता है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे चतुर्बीज द्रव्य की अगर बात करें तो मेथी, चंद्रशूल, कालौंजी, उसके बाद अजवाइन, ये चारों के मिश्रण को चतुर्बीज कहते हैं। इसका उपयोग वात रोग, अजीर्ण, शूल, आद्यमान, पार्श्व शूल में भी किया जाता है। अब अगेन इंपॉर्टेंट स्तंभन कर्म। ठीक है, तो जो द्रव्य शरीर में बहुत बड़े हुए दोष, धातु, मल को बाहर निकालने में से रोकता है, स्तंभक कहलाता है। स्तंभन करने वाले द्रव्य शीत, मंद, मृदु, सूक्ष्म, रूक्ष, स्थिर एवं लघु गुण वाले होते हैं। कुटज, नाग केसर, धातकी, ये पृथ्वी तथा वात तत्व प्रधान होते हैं। शीतग्राही भी कहा गया है, वायु के कारण द्रव्यांश इसमें उसको रोक के शोषक भी करते हैं। और कषाय रस प्रधान ये होते हैं। फिर आपको नेक्स्ट याद रखना है यहाँ पर षड उष्ण। ठीक है, तो षड उष्ण में क्या है, जो पंचकोल में हम मरीच को मिला देते हैं ना, तो आपको ये रट लेना है, तो उसको हम षड उष्ण कहते हैं। तो अतः इसकी कार्मुकता ये है पंचकोल के समान। पंचकोल में जब पिपली एवं सोट, स्निग्ध तथा मधुर विपाकी है, तो इसकी योग की सौम्यता बनाए रखते हुए, किंतु मरीच मिलाने से वो स्निग्धता का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, इसीलिए षड उष्ण क्या होगा, रूक्ष होगा। और उष्णता विशेष रूप से होती है, ये विषग्न प्रभाव वाला होता है और दीपन, पाचन और वात अनुलोमन कर्म करता है। फिर नेक्स्ट आपको जो यहाँ से याद रखना है, रस से अति सेवन से अलग अलग विकार बताए। 26 अति योग जो बताया, मधुर रस से अति योग से स्थूलता, आलस्य, गौरव, अरुचि, अग्निमांद्य, अम्ल से दंतहर्ष, रोमांच, क्लेदन, पित्तवृद्धि। तो इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो अभी याद रख सकते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट रस रूपांतरण का कारण क्या है, इसका जो अलग अलग गमन तो वह वो समझाया गया। तो रस के रूपांतरण में अनेक कारण है, जैसे किसी पात्र में धूप की वजह से, स्थान, भावना, उपसर्ग, देश, संयोग आदि। तो द्रव्यों में स्थिर जो रस है उसकी प्रतीति वही मानी जाती है। जो शुष्क द्रव्य में अभिव्यक्त हो
किंतु किसी द्रव्य में स्थिर रस की उपस्थिति होती है वो परिवर्तन भी होता है। अतः अंतिम रस को स्थायी बताया गया। तो रसों में होने वाला परिवर्तन नागार्जुन ने अत्यधिक महत्व बताया गया उसकी। तो इस प्रकार के परिवर्तन में अनेक कारण बताए गए हैं, जैसे कि अन्यथा गमनतव के हेतु क्या क्या है कि पाक के संयोग से, मतलब अग्नि के जो पाक के द्वारा रस में जो चेंज आएंगे, जैसे इमली पकाने से वो मधुर हो गई, ठीक है। संयोग से, किसी द्रव्य के विशेष संयोग से जब रस में चेंज आएंगे, जैसे चूने के चूर्ण में इमली का फल लपेट देने से वह मधुर हो गई। आतप, धूप से, धूप में सुखाने के कारण जो रसांतर गमन होगा, जिसके अंदर हमने तुमरू के कशेले फूल जब धूप में सुखाए तो वो क्या बन गए, मधुर रस प्रदान हो गए। भावना देने से, तो बहुत द्रव्य रस भावना से परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे तिल कषाय तिक्त मधुर, मधुयष्टि के क्वाथ की भावना देने से मधुर हो जाता है। तो ये देश के द्वारा काल प्रभाव से, पर ये सारा आपको रटना है, ठीक है। पात्र, विक्रेता और कालांतर, टोटल 11 हम जो आपको याद करना है। फिर पंचकोल के गुण, पंचकोल होता क्या है ये याद रखना है। पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, 5 द्रव्यों से पंचकोल बनता है, ठीक है। कोल प्रमाण होता है इसका, पंचकोल इसीलिए इसको कहते हैं। सभी द्रव्य कटुरस प्रधान है, कुछ विद्वान इसको पंचउष्ण, जब इसमें पिपली ऐड कर देते हैं, मरीच, तो पंचउष्ण कब ये होगा, षड-उष्ण कब, जब इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, मरीच। बाकी ये पंच उष्ण भी क्या। फिर भाप्रकाश ने क्या बताया है कि जो कटु रस एवं तीक्ष्ण गुण वाले हैं, विपाक में भी कटु होने के कारण, उष्ण वीर्यता के कारण, कफ वात नाशक, पित्त प्रकोपक, दीपन पाचन गुण के कारण, अतः गुल, प्लीहा और उदर विकार अफरार शूलनाशक होते हैं। फिर अनुपदेश के लक्षण क्या है, जिस भूभाग में जल अधिक है, वायु तीव्र नहीं है, धूप कम हो, घने वृक्ष वाला हो, वह अनुपदेश कहलाता है। चरक ने लिखा भी है कि अनुभवदोष बहुदोष वाला, जो हितकर अहित का वर्णन चरक ने करा है। भावप्रकाश ने विस्तार रूप से इसको बताया। त्रिजात मैंने बताई दिया, चतुर्जात बता दिया, वो आपको याद रखना है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगेन फिर से प्रभाव। त्रिफला के बारे में अगर हम पढ़े तो हरड़, बहेड़ा और आंवला, दैट इज हरित की विभित की आम्लिक की जब समान मात्रा में मिलाते हैं तो त्रिफला बनते हैं। सूखी अवस्था में कुछ लोग इसे 1 हरड़, 2 बहेड़ा और 4 आंवला 1:2:4 के रेशो में लेते हैं। ये कषाय रस और शेष अनुरस, इसका जो है विपाक मधुर और वीर्य अनुष्ण बताया गया है। अग्निदीपन का कार्य नेत्रों के लिए हितकर, प्रमेह और कफनाशक होता है। षड-उष्ण के बारे में हमने पढ़ लिया। छेदन और भेदन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो छेदन, जो द्रव्य संचित कफ आदि को अपने प्रभाव से बाहर निकालते हैं, उसे हम कफ निकालने से श्लेष्महर भी कहते हैं। जो आंत्र को, दाह को मरोड़ कर मल को बाहर निकालते हैं, तीक्ष्ण विरेचन भी कहते हैं। छेदन और भेदन में क्या डिफरेंस है, ये शरीर के कफ का छेदन करके बाहर निकालेंगे, ये अपनी तीक्ष्णता विरेचन करके गति के साथ मल का भी भेदन करते हैं। ये विभाजन कर्म द्वारा कफ निसारक है और ये अपने तीक्ष्ण प्रभाव से मल को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। भाव प्रकाश पे निघंटु पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो जो भाव प्रकाश निघंटु है वो भाग का वैद्य समाज में विशेष प्रचलन में रहा है। निघंटु में आधुनिक काल से ही सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ रहा है। इसकी गणना लघुत्रयी में की गई है और इसमें द्रव्य गुण विषयक वर्णन मदन फल का निघंटु का अनुसरण करते हुए किया गया है। अन्य निघंटुओं की अपेक्षा तत्कालीन नवीन अनुसंधान के आधार पर इसे बनाया गया है और ये अलग अलग प्रचलित भी है। समस्त औषध और आहार, हरित के आदि वर्ग का वर्णन, कुछ कुल 23 वर्गों का वर्णन इसमें किया गया है। अष्टवर्ग का वर्णन है, आकृति प्राप्ति के स्थान पर बताया गया। अन्य निघंटुओं की अपेक्षा भेद एवं विशेषताओं का वर्णन है। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर द्रव्य की पंचभौतिकता, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैंने बता दिया, एक बार आप रीड कर लेना यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे श्वास हर मदकारी द्रव्य की अगर बात करें तो श्वास में उत्पन्न विकार को जो दूर करते हैं, जैसे कि शुंठी, पुष्कर मूल, एला, भांग, धतूरा, दशमूल आदि। मदकारी, जो मद मतलब क्या है, जो बुद्धि को विकृत कर दे उसको मदकारी कहेंगे। मद्य, विज्या, अहिफेन आदि। अग्नि और विवाही होंगे तीक्ष्ण, लघु, उष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, विवाही, अशुकारी होते हैं और ये ओज के 10 विपरीत गुण वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट दोनों। गुण वीर्यवाद और कर्म वीर्यवाद क्या होता है। गुण वीर्यवाद क्या है, जब चरक में शक्ति मात्र को वीर्य कहा है। द्रव्य जब अपने रस आदि सभी कर्म इसी प्रकार आधारित होते हैं, इनमें जो प्रबल होता है उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं। और वाग्भट और सुश्रुत ने जो उत्कृष्ट शक्ति मानी है उसे वीर्य कहा है। 2 रूपों में प्रकट करा है, एक शक्ति रूप वीर्यवाद, ठीक है, और सुश्रुत ने क्या करा है, गुण और कर्म के बेसिस पे। तो कर्म वीर्यवाद क्या है, जब नागार्जुन ने कर्म शक्ति मानी है, तो अगर गुण शक्ति है तो गुण वीर्यवाद, कर्म माने तो कर्म वीर्यवाद। नेक्स्ट आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, रस और अनुरस में क्या भेद होता है। तो रस व्यक्त होता है, अनुरस व्यक्त नहीं हो पाता है। प्रारंभ में जो ज्ञात होता है वो रस, अंत में जो प्रतीत होता है वो अनुरस। आर्द्र में सूखने पर स्थायी रहता है, लेकिन सूखने पर अस्थायी और अर्थात बदलता रहता है, वो उसका अनुरस कहलाता है। फिर अगेन गुरु आदि गुण पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि गुरु, उसके बारे में एक्सप्लेन करो, लघु के बारे में एक्सप्लेन करो, ये आपने पढ़ रखा होगा, पूरा इंपॉर्टेंट है। तो गुरु आदि गुण पूरा शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष सब आपको रटा होना चाहिए।
फिर आपको नेक्स्ट यहाँ से फिर आपसे विशिष्ट गुण भी पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आपके महाभूत के अनुसार आते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके बारे में। फिर पराधी गुण पे फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो गुण वाले चैप्टर से तो यही, जिसमें परतव, अपरतव, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्तव, सूक्ष्म पृथक्तव, ठीक है, ये आपके मेनली आते हैं। तो इसके अंदर और क्या आता है आपका, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। तो ये आपके सारे पराधी गुण के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पूछते हैं तो आपको इसके अंदर लिखना है कि परतव का अर्थ प्रधान होता है, एक ही जाति में जब अनेक द्रव्य में जो सबसे उत्तम और प्रधान माना जाएगा, जैसे क्लास में कोई फर्स्ट आता है उसको हमने सुपीरियर मान लिया। देश काल वह परिमाण विपाक वीर्य सबके अंदर जो उत्कृष्ट होगा वह उसका क्या हो जाएगा, परतव गुण। अपरतव जो उसके अंदर ठीक विपरीत हो जाए। युक्ति जो हम अपने दिमाग को हमारी युक्ति के अनुसार किसी दोष, देश, प्रकृति के अनुसार ठीक ठीक जो योजना और कल्पना बनाते हैं वह उसकी युक्ति कहलाती है, ठीक है। संख्या की बात करें 1 2 3 4 इस तरीके से जो प्रकट हो। संयोग 2 या 2 अधिक योग मिलाकर जो संयोग। और विभाग में क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत कि विभाग संयोग को नष्ट करेगा। जिस गुण से दो वस्तुएं अलग भिन्न हमें प्रतीत होती है उसे हम विभाग कहते हैं। पृथक्त्व याद रखना है 3 तरीके से, आज संयोग, वैलक्षण्य और अनेकता आपने पदार्थ में भी पढ़ा होगा। तो दो द्रव्यों की जो भिन्नता बताता है वो उसका पृथक्त्व गुण होता है, जिस गुण के कारण 2 या 2 अधिक द्रव्य में हमें कुछ डिफरेंस प्रतीत हो रहा है। ये 3 प्रकार से बताया, आज संयोग, वैलक्षण्य और अनेकता, ठीक है। जहाँ संयोग ना हो सकने के कारण या बहुत दूरी के कारण हम पृथक्त्व कर रहे हैं, जैसे कन्याकुमारी और कश्मीर। दो वस्तुएं आकृति भेद से अलग हो रही है, जैसे गाय, भैंस, सुअर आदि। जब एक ही प्रकार की वस्तु में कुछ भेद है उसकी अनेकता का पृथक्त्व कहलाता है, जैसे मनुष्य में कोई डिफरेंस रेसिज्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, इस तरीके से। परिमाण जब किसी को माप तोलकर जो हम ज्ञान होता है दैट इज परिमाण। 3 बताए गए थे, पौतवमान, फिर आपका द्रव्य और लास्ट इज पाया, ठीक है। फिर संस्कार की बात करें, संस्कारी गुण अंतराधानम के अंदर जो क्रिया करके द्रव्यों के दोषों को दूर करके उसमें कुछ उचित गुणों का आधान कर्म करते हैं, जैसे मूर्छन संस्कार, पारद के अष्ट संस्कार, वो संस्कार कहलाते हैं। अभ्यास जब हम किसी चीज को रिपीटेटिवली कर रहे हैं और वो हमें लर्न हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, दैट इज अभ्यास। तो गुण क्यों प्रधान है ये भी पूछा जाता है। रस प्रभाव के कारण, विपाक कारण, तव के कारण, संख्या अधिकता के कारण, कर्म भेद से, प्रयोग भेद से, विषय भेद से। गुण क्या होते हैं, उत्कर्षता के कारण, उपदेश के कारण, अपदेश के कारण प्रधान माना गया। ये भी लॉन्ग है। प्रधानता सबकी पूछी जाती है, रस पे, वीर्य पे, विपाक पे, सब पे। तो जैसे रस प्रभाव की बात करें अगर हम, गुण रसों को दबाकर अपने कार्य प्रकट कर पाते हैं, जैसे गर्म जल मधुर रस का प्रभाव करके कफ को कम करता है। इस तरीके से विपाक पे भी वो डोमिनेट कर पा रहे हैं, संख्या अधिकता होने के कारण की ज्यादा मिलते हैं हमें। फिर उसके कर्म भेद से बताया गया, प्रयोग भेद से आपको याद करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको जो यहाँ पे पढ़ना है, ऐसी रस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसकी प्रधानता यही, क्यों, वो अधिकारत, उपदेशात, अनुमान की वजह से और बहु विषय होने के कारण और उपदेश के कारण। तो अधिकारत मतलब आहार प्राण की रक्षा का आधार बताया है, तो आहार में षड्रस अधीन है, तो इसी के कारण क्या है, इसके ऊपर ये अधिकृत होने के कारण शास्त्रों में प्रधान बताया। उपदेशात की अगर बात करें तो आयुर्वेद में रसों के द्वारा ही शमन का उपदेश बताया गया, तो मधुर, अम्ल, लवण जो है जैसे वात शामक बताए गए हैं। अनुमान के कारण कैसे, जब हम रस इंद्रियों के अंदर जो ज्ञान है वो हमें अनुमान से ही हो रहा है, तो इसकी वजह से इसको प्रधान बताया। बहुविषय के रस अनेक द्रव्यों में वशीभूत रहते हैं, निवास करते हैं, और द्रव्य अनेक है, अधिक है, इसी वजह से इन्हें प्रधान बताया है। तो ये रीजन आपको याद रखना है। फिर पंचविध, विभागवाद और त्रिविध, षडविध, द्विविध जो भी है ये आपके इंपॉर्टेंट है। विभागवाद में क्या क्या माना गया है कि रसों के 5 प्रकार के विभाग बताए गए हैं, ठीक है। इसका अभिप्राय है कि जिस द्रव्य में जो महाभूत प्रधान है उसी के अनुसार विभाग बनेगा। त्रिविध में बताया गया जैसे कि जो विभाग के संबंध में 2 संप्रदाय थे, तो आत्रेय संप्रदाय के जो अनुयायी जो हमारे अग्निवेश है उसका पराशर और दोनों वाग्भट जो थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि कटु, तिक्त, कषाय के जो विभाग बनेंगे वो त्रिविध होंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, मधुर, अम्ल, कटु 3 तरीके का विपाक माना है। द्विविध में हमने विपाक में क्या बोला है कि जो मधुर और कटु 2 ही विपाक इसमें माने गए हैं। तो यही अलग अलग लिखना है आपको, इसकी थ्योरीज जो बताई गई है। फिर वीर्य के भेद की अगर हम बात करें तो शक्ति रूप वीर्यवादी और परिभाषिक, जिसके अंदर हमारे 2 वेद, अष्टवेद और उसके बाद द्विवेद होते हैं। तो शक्ति रूप क्या है कि एक ही बोला गया कि वीर्य की संख्या अनेक मानी गई है, लेकिन कुछ लोग बहुवीर्यवादी भी कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्य में अनेक शक्तियां रहती हैं जो अपने कार्यों को कर पाती है, तो अनेक कर्मों के कारण इसको हमने शक्ति रूप वीर्यवाद कहा है। परिभाषिक, इसके अनुसार द्रव्य के स्वभाव, रस, गुण, विपाक इनका अपना स्वतंत्र वर्णन किया गया है, और इसके अतिरिक्त जो विशेष शक्ति सम्मान दिया गया है उसे हमने परिभाषिक वीर्यवाद के 2 मस्त है, अष्टविध, वीर्यवाद और द्विविध। ये पूछा जाता है। तो जो 20 गुरु आदि गुण है उसमें से रूक्ष,
लघु, स्निग्ध, गुरु, मृदु, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, ये अष्टविध आते हैं और द्विविध में हमने उष्ण और शीत माना गया है। एक्सप्लेन करना। फिर उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट आता है ये कि शोधन क्या होता है, जो द्रव्य ऊर्ध्वभाग या अधोभाग से दोषों को बाहर निकालते हैं, उसकी संशोधन क्रिया करते हैं, उसको हम शोधन कर्म कहते हैं। पाचन क्या, अपक्व अर्थात कच्चे मल को पका के जठर अग्नि को प्रदीपित नहीं करके लेकिन सिर्फ पाचन क्रिया पे काम करे, जैसे नाक, केसर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। दीपन पाचन कौन करता है, चित्रक, ठीक है, दोनों कर्म करती है। लंघन जो द्रव्य शरीर में हल्कापन लाए, लघुता लाए, उष्ण तीक्ष्ण विशुद्ध गुण वाले होते हैं, गुडुचि, त्रिफला, वृत्त, पंचमूल इसके अंदर आते हैं। रेचन जो द्रव्य अधो मार्ग से दोषों को बाहर निकाले, तीक्ष्ण सूक्ष्म आदि गुण वाले हों, अम्लदास, निशोध, त्रिफला, दंती आदि। अनुलोमन जो द्रव्य अपक्व मल को पकाकर अधोभाग से बाहर निकालते हैं, अनुलोमन क्रिया करते हैं। संश्वसन जो द्रव्य अपक्व मल को बिना पकाए ही अधोभाग से बाहर निकाले। भेदन जो घन रूप मल को तोड़कर अधोभाग से निकाले। कुटकी, रसायन फाजीकरण हम पढ़ चुके हैं। फिर विवाही, विकासी, मादक, प्रभावी हम पढ़ चुके हैं। विकासी बस रीड करना है, तो जो द्रव्य जठर अग्नि द्वारा पाक होने से पूर्व व्या से याद रखो पूरी बॉडी में पहुंच गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सा से याद रखो संधि, संधि बंधन को ढीला करेंगे तो वो विकासी कहलाएंगे, जैसे सुपारी, कुटकी, हींग, कस्तूरी, भ्रमण चुके हैं। योग वही याद रखना है, तो जो द्रव्य पचते समय गुणों को ना छोड़े, ठीक है, और अपने ही संपर्क में आने वाले द्रव्य के गुणों को ले ले, उसे हम योग वही कहेंगे, जैसे शहद, उष्ण जल, तेल, पारद, लोह। ग्राही हो चुका। फिर आपको नेक्स्ट आपको अलग अलग गण के बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये आप रीड कर सकते हो। फिर ये इंपॉर्टेंट है, मूत्र अष्टक में कौन कौन से आएंगे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, गधा, और मूत्र जो होता है वो पंचक है, तो इसके अंदर हमने 8 क्या क्या कर दिया, ऊंट, हाथी, और इन सबको जो मिला के 8 बनेंगे, दैट इज इसी के फिर 8 जो शीर बनेंगे, और शार में क्या आएगा, प्लाश, थुअर, अपामार्ग, इमली, अर्क, तिलनाल आदि का शार, या शार, सज्जीशार, ये सब कहलाते हैं शार अष्टक, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ से याद रखना है मान, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर रस शास्त्र भेषज है, तो ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। प्रशस्त भेषज अभी हमने पढ़ लिया है, तो उसी से क्वेश्चन यहाँ लिखा गया। गुण हो चुके, गुणों के बारे में, गुणों का महत्व आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे द्रव्य गुण पार्ट 2 कवर करने का, जिसके अंदर अलग अलग गुणों के बारे में पूछा गया, अलग अलग ड्रग्स के बारे में, जैसे अगरु, अलसी, अतिविषा, अनंत मूल, अपामार्ग, अमल वेतस, अशोक क्या है, अश्वगोल क्या है, हीफेन क्या है, इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो सारे हम ट्राई करेंगे, जो जो मेन मेन है वो कवर करें। Thank you so much for watching this video. Stay tuned for further videos. Do like, share and subscribe. This was the last revision from my side of DG1. Thank you so much.